Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी तक दोनों सीरीज़ में मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ और देखिए आगे भी आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। जो क्वेश्चन पेपर रह चुके हैं उनके सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, दोनों ही क्लासेस आप लोग देख सकते हैं क्योंकि देखिए सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो देखिए हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देखिए सही यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं और वो बुद्धि किस तरीके की स्थिति से संबंधित है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्थानिक बुद्धि, उसके बाद है अंतराव्यक्तिक, फिर आती है भाषिक बुद्धि और लास्ट है देखिए यहाँ पर शारीरिक गति संवेदना। तो देखिए एक एक करके देखते हैं कौन सा किससे संबंधित है। सही आप लोगों को बताना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर स्थानिक स्पेशल बुद्धि। देखिए स्पेशल बुद्धि किन लोगों की होती है? जिनमें दिशा की नॉलेज होती है, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर आ जाती है स्पेशल बुद्धि। नेक्स्ट आती है देखिए अंतराव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक में कौन लोग आते हैं? तो देखिए अंतराव्यक्तिक मतलब जब हम अपनी खुद की मनोभावना को समझ पाते हैं तो वहाँ पर आती है अंतराव्यक्तिक बुद्धि। और देखिए अंतराव्यक्तिक बुद्धि विक्रेता में नहीं होती, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत होगा। स्थानिक बुद्धि जो है वो मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक, देखिए भाषिक के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो जिनके अंदर भाषा की नॉलेज होती है, जैसे मान लीजिए कवि होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है मूर्तिकार, तो देखिए मूर्तिकार के अंदर भाषिक बुद्धि, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक गति संवेदना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खिलाड़ी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे खिलाड़ी हो जाते हैं, एक्टर हो जाते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें शारीरिक गति संवेदना पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो सही तरीके से मिलान हो जाएगा। इसके अलावा देखिए तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगनात्मक तर्क और परिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच के आबंध हैं, या फिर संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। देखिए जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, इस स्टेज में बच्चा बहुत सारी चीज़ें करने लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शंस में कौन सा सही है, तो वो है देखिए यहाँ पर 1 ऑप्शन नंबर, क्योंकि जो बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इसके अलावा जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो बच्चे की कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो संरक्षण है, वर्गीकरण है, श्रेणीबद्धता है, वो किस में आती है, ये आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना, देखिए सांकेतिक मतलब साइन लैंग्वेज, सिंबॉलिक चीज़ें आ रही हैं, तो वो किस में आती हैं आप लोगों की, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। देखिए केवल पाठ्य पुस्तक को, तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, देखिए सेग्रीगेशन नहीं करना है, लेबलिंग बच्चे को नहीं देनी है, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं। देखिए पुरस्कार और दंड का बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए जो बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है वो धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखिए नहीं पूछी गई है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, या फिर छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। तो देखिए आंशिक दृष्टि है बच्चे के अंदर, उसके संबंध में कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। देखिए आंशिक
दृष्टि बच्चे के अंदर है, ठीक है, उसके लिए कौन सी चीज़ें आप दे सकते हैं, बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें दे सकते हैं, चार्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो छूने वाली चीज़ें होती हैं, बोलती पुस्तक, वो आप बच्चे को दे सकते हैं, यूज़फुल होगी। लेकिन कौन सी नहीं है, तो वो है छोटी मुद्रा। देखिए छोटे बारीक चीज़ों में लिखा गया है, बच्चे के अंदर दृष्टि वाली प्रॉब्लम है तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कि नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। देखिए पृथक नहीं करना है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, लेबलिंग भी नहीं देनी है बच्चे को। इसके अलावा देखिए अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों का प्रावधान। देखिए अलग अलग अक्षमताओं के अनुसार आप बच्चे को भेज रहे हैं तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, सेग्रीगेशन कर रहे हैं आप बच्चे को। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 4th ही बचता है, वही आप लोगों का सही हो जाएगा। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यही समावेशी शिक्षा कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लेबाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए लेबाइगोत्स्की की बात की गई है तो उनके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या फिर रटने पर आधारित परीक्षा देकर। देखिए रटने पर नहीं देनी है, सिर्फ प्रश्न हल कराने के लिए आपको विशिष्ट निर्देश नहीं देने हैं, बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य बच्चे को दो और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लॉरेंस गोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो देखिए दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात हो रही है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास यहाँ पर हो जाएगी स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, या फिर उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो देखिए जो पठन वैकल्य है उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं बच्चे की, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना, या फिर एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, या फिर क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा गया है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। सेकंड है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है, या फिर बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है और फर्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नेगेटिव पूछा गया तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सिर्फ अध्यापक की ही मूल भूमिका होती है उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो नेगेटिव पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा गया है तो कौन सा यहाँ पर पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, तो देखिए अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, या फिर देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है तो कौन सा पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, ठीक है, गलत पूछा गया था तो कौन सा यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वे वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं। देखिए पैदाइशी कमियां तो नहीं होती है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं, या फिर विद्यार्थी को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामीकृत करके, देखिए वर्गीकृत और नामीकृत नहीं करना है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित, देखिए संवाद और परिचर्चा के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मनोभावों अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं, ये भी बिल्कुल सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके, देखिए उपेक्षा विविधता की नहीं करनी है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर, देखिए कार्य पूर्ण करने पर बल नहीं देना है। ठीक है, वे कार्य देना जो बहुत सरल हों, बहुत इजी टास्क बच्चों को नहीं देना है, इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, देखिए कंपटीशन के लिए आप लोग अवसर दे रहे हैं बच्चे को, कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। कौन सा सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर तब जब बच्चा कोई नया कार्य कर रहा हो या नया कौशल सीख रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निकस्त विकास का क्षेत्र क्या है। देखिए ZPD किसको कहा जाता है, क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने की चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। देखिए जो ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है कि जो बच्चा स्वतंत्र प्रदर्शन कर रहा है और जो अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चा उपार्जित कर रहा है, उसके जो मध्य का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है निकस्त विकास का क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाता है। इसके अलावा सारे पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है।
अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल एवं असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, या फिर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। देखिए, जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसके लिए जो पॉइंट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4 सही, क्योंकि देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में भी सहायक होता है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए वो कौन सा पॉइंट है? लेव वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, अल्बर्ट बंडूरा हैं, या फिर B.F. स्किनर हैं? तो देखिए कौन से सही हो जाएंगे यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? तो देखिए टालना चाहिए, टाल तो नहीं दे सकते, उपेक्षित करना, समझना, या फिर अनदेखा करना। अनदेखा भी नहीं करना है यहाँ पर, तो कौन सा सही पॉइंट हो जाएगा? तो वो है समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दा? तो देखिए ना तो रुकावट समझना है, ना ही एक समस्या समझना है, और ना ही व्यवस्थागत मुद्दा समझना है, बल्कि क्या है? एक गुण है और रिसोर्स के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किस वातावरण के? तो देखिए जो प्रभावशाली अधिगम है उसके लिए कैसा हम वातावरण की रचना कर सकते हैं, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए कंपटीशन तो बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना और ना ही भय बच्चों के अंदर पैदा करना, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। कैसा सहयोगी करेंगे बजाय किस चीज़ के? प्रतिस्पर्धी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, या फिर द्वितीयक कारक है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो विद्यालय है वो क्या होता है? सेकेंडरी होता है, तो यहाँ पर द्वितीय कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है, महत्वपूर्ण भूमिका है, आपसी संबंध नहीं है, या फिर भूमिका नगण्य है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? देखिए मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है, या फिर लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा कहा गया है? तो देखिए बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, भिन्न होता है, वो किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अधिगम एक और एक प्रक्रिया है, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, या फिर जटिल और निष्क्रिय? देखिए जो अधिगम है वो कैसा है? जटिल प्रक्रिया होती है, या फिर कौन सा होता है यहाँ पर? देखिए सरल तो होती नहीं है, ठीक है, जटिल होती है, और कैसी होती है? सक्रिय होती, ना कि निष्क्रिय। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, कौन सा सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पुनर्निश्चित अनुवंशिक घटकों के कारण होता है, या फिर विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, क्योंकि देखिए क्रम में भी नहीं होता, ना ही ये सुनिश्चित होता है, ठीक है, इसके अलावा पूर्व निश्चित नहीं होता, ना ही सरल और एक दिशीय होता है। तो कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो देखिए प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है,
पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक बुद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। देखिए भंग तो नहीं होता है, ना ही भ्रांति उत्पन्न होती है और ना ही प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना होता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर व्यवहारवादी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए कौन सी कक्षा होती है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और देखिए डेली क्लासेस आप लोगों की प्रीवियस ईयर की हो रही हैं, तो डेली क्लासेस लेते रहिए रेगुलर, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम काफ़ी पास है और जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।